बिहार, स्वस्थ बिहार, हमारा बिहार, आदर्श बिहार। बिहार में शराब बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 के गणित का पूरा क्लास गणित का होने वाला है। और इस एक ही क्लास में आप पूरे गणित को पढ़ने वाले हैं। तो सभी काम धंधे को छोड़कर अब इस क्लास को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये क्लास आपको आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूरे 50 में 50 दिलाने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि 100 नंबर का एक नंबरिया यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, उसमें से 50 आपको करने हैं। और ये पूरे 50 नंबर आपको मेरे एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्लास 10 में पढ़ने हैं वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखिए इस क्लास में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव कहां से आने वाला है, किस टाइप से बनने वाला है, वो पूरा मिलने वाला। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्लास बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी बहुत तैयारियां किया गया है और आपको पूरे ऑब्जेक्टिव लड़ेंगे इससे। तो बिल्कुल देखिए वास्तविक संख्या में आपको भाग एल्गोरिदम को मैं पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। भाग एल्गोरिदम चूंकि कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस फॉर्मूले का तर्क होता है कि जीरो जो आर जो होता है, देखिए मैं यहाँ पहले डिफिनेशन दे दूं कि a को कहा जाता है भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहा जाता है। जैसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ओके, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। आपको सूत्र दे देगा, सूत्र में से कोई एक को छोड़ देगा, डैश कर देगा, तो आपको ये याद रहेगा, तो इसे भर सकते हैं। या फिर ये बराबर बी क्यू प्लस आर दे देगा, इसमें से कोई छोड़ देगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप देखिए ये क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो आसानी से भाषा में भी आप समझ लिए। अब यहाँ एक तर्क देता है जो नीचे लिख रहे हैं हम। देखिए आर जो होता है, आर यानी शेषफल जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। देखिए शेषफल आर को शेषफल कहते हैं, यह 0 से बड़ा होता है। और यह शेषफल बड़ा या बराबर भी होता है। देखिए शेषफल जो होता है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और दूसरे खंड में कहें तो जो अगर भाजक और शेषफल की बात किया जाए तो बी यानी भाजक यह शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, यानी आर से बड़ा होता है। तो इस दोनों तथ्य का तर्क हो जाता है कि आर जो होता है, बी जो होता है हमेशा आर से बड़ा होता है, और आर जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि शेषफल से भाजक बड़ा होता है और 0 के बराबर या बड़ा आर होता है। या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है। देखिए यहाँ भी वही बात है कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा भाजक होता है। ओके, अब इसमें जो अन्य बातें पूछी जाती है, तो भाग एल्गोरिदम में आपको एक तथ्य देता है कि अगर आपको a बराबर 72 दे दिया जाए, b बराबर 9 दे दिया जाए, तो आप q ये 9 दे दिया जाए तो q और r बताएं। तो भाग एल्गोरिदम इस सूत्र का उपयोग करेंगे आप, यानी कि 72 सूत्र पहले लिख लीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए के जगह पे 72 रख देंगे, बी के जगह पे 9 रख देंगे, और 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो 8 बार में कटेगा,
9 72 और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका Q बराबर 8 आ गया और R बराबर 0। देखिए कितना आसान है। उसके बाद आपको देता है मौसा निकालने के लिए। मौसा इसको हम हटाते हैं क्योंकि ये पूरा क्लास फोकस कराया जा रहा है आपको गणित के लिए, और गणित इससे अधिक एक नंबरिया नहीं आने वाला है। इस क्लास से अधिक आपको नहीं पूछेगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछेगा एचसीएफ, वास्तविक संख्या में एचसीएफ को कहा जाता है मौसा। मौसा, ठीक है। आपको एचसीएफ लिखे या मौसा लिखे, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों की बात है। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, यानी कि महत्तम समावर्त। अगर आपको दे दे, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 144 और 24 का मौसा भाग एल्गोरिदम से बताएं, यानी मौसा बराबर y। तो भाग एल्गोरिदम विधि से बताएं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को शुरू में लिख लेंगे, इसको हम लोग भाजक बना लेंगे और इससे इसमें भाग लगाएंगे। तो आप कहीं रब कर सकते हैं 144 में जब आप 24 से भाग लगाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा बताइए। तो 24 बचे 120 होता है, यानी कि 6 बार करके देख लीजिए। 6 चौका 24, 6 दूनी 12 या 2 14, पूरा कट जा रहा है, यानी कि 6 बार में पूरा कट गया। तो इसका और इसका मौसा क्या होगा, जिससे पूरा पूरा कटेगा वही उसका मौसा हो जाता है। ठीक है। दूसरा बात आपको मौसा निकालने के लिए जो पूछता है ना, मैं इसको बताता हूं। एक पूछता है गुणनखंड विधि, उसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। दूसरा विधि कर है अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ या मौसा निकाले इन दोनों का। तो आप क्या करिएगा, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 7 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से तो ये 18 हो जाएगा, 2 से तो ये कितना हो जाएगा 9 3 3। उसी तरह आप 24 का निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 12 दूना 24, फिर 2 से करेंगे तो 6 दूना 12, 2 से 3, 3 से 1। अब आप इसको त्रिक्रम से लिख लीजिए। 144 को आप इन सबके अभाज्य गुणनखंडों को लिखे वहां पे, यहाँ 3 जो है ना एक बार कर लीजिए, तो यानी कि 1 गुणे 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, और 3 कितने बार है 1 2, तो 3 के पावर 2। अब 24 को यहाँ लिखिए, 24 में देखिए तो 1 है और 2 कितने बार है 1 2 3, 2 के पावर 3, और 3 कितने बार है 1 है, यानी 3 के पावर 1। देखिए इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, और इसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जब हम मौसा चुनेंगे यानी मौसा निकालेंगे तो देखेंगे दोनों में मिल क्या है, कॉमन क्या है, तो 1 है। उसके बाद यहाँ 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 दोनों में मिल जाएगा, तो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2, तो दोनों में क्या मिल जाएगा 3 के पावर 1। तो यहाँ देखिए 1 2 के पावर 3 गुना करेंगे तो 8 होगा, 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो 8 तरीके 24। देखिए तो यहाँ मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या आया जी 24, और थोड़ी देर पहले हम लोग क्या निकाले थे भाग एल्गोरिदम से, तो 24। तो किसी भी विधि से निकालिए, आंसर तो नहीं ना बदलने वाला है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से आपसे लॉसा भी पूछेगा, लॉसा निकालने की। तो लॉसा एलसीएम भी आपसे पूछेगा। तो एलसीएम के लिए देखिए यही इसी प्रश्न का अगर कह दिया जाए कि मौसा और लॉसा बताएं, तो मैंने तो मौसा सिखा दिया ना आपको, अब लॉसा लेना है। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड ले चुके हैं। अब आपको ये करना है कि जो दोनों में मिल रहा है, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड और 24 के दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले लिख लीजिए। तो 1 मिला था और 2 के पावर 3, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है उसको छोड़िए, सबसे बड़े पॉइंट को लिखिए, यानी कि 2 के पावर 4, सबसे बड़े मात्रा को यहाँ 3 के पावर 2, और इसको गुना कीजिए। 1 गुने 2 के 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, और 3 3 के 9 होगा, और 16 9 144।
तो अगर दो संख्याओं का लसा और मसा बोले तो आप ऐसे निकालने वाले, ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्या में और जो होने वाला है वो आपसे पूछेगा शांत और अशांत। शांत और अशांत। तो शांत और अशांत क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ 3 की पावर 7 कहूं तो ये होता है अशांत, और मैं 3 की पावर 8 कहूं तो ये होता है शांत। अब ये तर्क कैसे, आप लोगों को प्रश्न होगा कि कैसे, हमने तो भाग नहीं लगाया, आपको भी भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको ट्रिक देता हूं कि देखिए अगर p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में कोई हर हो, हर यानी नीचे वाला हो इस रूप में, तो उसका वैल्यू शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जो 2 और 5 के प्रारूप में नहीं हो तो उसका क्या होगा, अशांत। क्योंकि 2 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो भले 8 का, तो 8 का निकालेंगे तो 2, यहाँ 4 बचेगा, फिर 2 और यहाँ 2 एकम 2। तो ये देखिए क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों के गुणांक में आए तो क्या हो जाता है, शांत हो जाते हैं। और भी यहाँ आप लोग को प्रैक्टिस करा देते हैं। 5/20 का क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो क्या होगा जी, या इसका होगा, पहले तो कटा भी सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/2 के पावर 2। तो मैंने क्या कहा था, 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आए या दोनों के पावर में आए तो क्या होगा, शांत होगा। अब तीसरा प्रारूप जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय क्या है आप बताइए। √3 कैसी संख्या है, परिमेय है। √7 कैसी संख्या है, सॉरी अपरिमेय है। ये दोनों क्या है, अपरिमेय है। √19 क्या है, अपरिमेय है। 0.37542 डैश 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 ऐसे चला जाए और इसका कोई अंत ना हो तो ये कहा जाता है अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती किसमें होता है, अपरिमेय होता है। ओके, अब आपको मैं परिमेय के बारे में बता दूं। अगर मैं यहाँ 3/4 लिखूं तो ये परिमेय है, 7 लिखूं तो परिमेय है, 0 लिखूं तो परिमेय है, 3.5 लिखूं तो परिमेय है, -8 लिखूं तो परिमेय है। अगर मैं √16 लिखूं तो परिमेय है, क्योंकि √16 का मान क्या होता है, 4 होता है। ओके, अगर मैं √3/4 लिखूं तो ये भी परिमेय है, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/4। यानी कि आप परिमेय और अपरिमेय को एकदम क्लियर कर लेंगे। आपसे सिंपली पूछेगा, ऐसे ही दे देगा कि √7 कैसी संख्या है तो बोलिएगा अपरिमेय, √19 क्या है, अपरिमेय, ऐसे ही देने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपसे जो प्रश्न आएगा तो उसमें आपको पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सब पूछने वाला है। या वह अभाज्य संख्या बताएं जो सम भी है। सम अभाज्य संख्या है कोई, तो हाँ है, वो है 2 सम भी है और अभाज्य भी, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। एक आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, एक आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए जितना एक नंबरिया वास्तविक संख्या से बनाने वाला था ना, इससे अधिक नहीं बनाने वाला है। मेरी एक्सप्लेन जो भी मैंने व्याख्यान दिया है यहाँ पे, इसको बार बार दोहरा कर देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग बहुपद में। ओके, चलिए अब देखेंगे हम लोग बहुपद। बहुपद में क्या होने वाला है, तो बहुपद में आपको कहेगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद, ओके, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसका घात 1 हो इसका मूल रूप होता है ax प्लस बी, इसका मूल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका मूल रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चूंकि कई बार रैखिक का मूल रूप पूछ दिया है, द्विघात का मूल रूप, त्रिघात का मूल रूप, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद बहुपद में आपको कहेगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक शून्यक होता है, ठीक है, इसमें 2 शून्यक होता है, इसमें 3 शून्यक होता है, 3 शून्यक, ठीक है। तो देखिए ये पूरी लाइन को आप समझ लीजिए, रैखिक का मूल रूप शून्यकों की संख्या, द्विघात का मूल रूप शून्यकों की संख्या, त्रिघात का मूल रूप और शून्यकों की संख्या, ठीक है। अब प्रश्न आता है, कोई आपको एक एग्जांपल हम ले लें तो कहेगा कि मान लीजिए कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में कहेगा कि शून्यकों का योग बताइए। तो ये द्विघात है, द्विघात के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और आप बताइए यहाँ x स्क्वायर के पास ये होता है, x के पास b होता है और अंत में c होता है, तो ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो कहता है शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3 बटे ए के जगह पे क्या रख देंगे 5, यह कैंसिल हो गया। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछे तो ये होता है c बाई ए, तो c क्या है जी, c यही ना है, देखिए तो अंत में c होता है, तो ये 7 क्या हो गया, c हो गया, तो 7 आई का मान 5, 7 बटे 5 ये गुणनफल हो गया। तो बहुत आसान है, देखिए एक नंबरिया इसी टाइप से बनाएगा, एक आपको समीकरण दे देगा और कहेगा शून्यकों का योग और उसका गुणनफल बताए, या उसका रूप पूछेगा या उसके शून्य को पूछेगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, एकदम सरल है। अब हम लोग देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहां देखिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के नीचे में एक ऐसा शॉर्ट में कुछ लिखने वाला हूं जो पूरे दोनों लेसनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। देखिएगा क्या है, तो सबसे पहले शर्त, उसकी बाद होगा हलों की संख्या, हलों की संख्या, उसके बाद होगा युग्म का नाम, युग्म का नाम, उसके बाद होगा आलेख की प्रकृति, आलेख की प्रकृति किस टाइप का आलेख होगा, ओके। ये देखिए ये बहुत ही शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कहे कि 2 चर वाले में रैखिक समीकरण में a बटे डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई, शर्त अगर इस टाइप के हो तो इसका मतलब होगा कि एक और केवल एक और केवल एक हल होगा, a बटे डी नॉट इक्वल टू बी बटे ई, तो एक और केवल एक हल होगा, ओके। यानी कि इसको कहा जाता है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक को छोड़कर अन्य कोई भी हल नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम हो जाता है अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी। और इसमें जब एक हल होगा तो ये प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी। इसका आलेखी प्रकृति क्या होगी, प्रतिच्छेदी, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेद करेगी, ओके। उसके बाद दूसरा शर्त अगर कहे आपको a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू सी बाई एफ, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तो इस परिस्थिति में आपको अनगिनत हल होगा,
अनगिनत हल, यानी जिसको गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा होने वाला है, यानी अनगिनत होगा तो इसे आश्रित कहेंगे, युग्म का नाम होगा आश्रित, आश्रित। और इसका मतलब आलेख में हो जाएगा समपाती, समपाती, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा शर्त आपसे कहे कि A/D इक्वल टू B/E नॉट इक्वल टू C/A, अगर ये शर्त हो तो इसका मतलब हुआ कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। अगर ये शर्त हुआ तो कोई हल नहीं होने वाला है, और इस युग्म का नाम होगा विरोधी, इस युग्म का नाम होगा विरोधी, और इसको कहेंगे समानांतर, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चली जाएंगी। अब यहाँ पे दो शब्द आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये प्रतिच्छेदी, समपाती और समानांतर क्या है। तो मैं तीनों को दिखाता हूँ। अगर एक आलेख ऐसे हुआ, दूसरा आलेख कहीं काटा, एक जगह काटा, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। समपाती, एक आलेख ऐसे गया और दूसरा भी इसी पे चला गया, इसी पे, ठीक, तो इसको बोलते हैं समपाती। देखिए पूरा इसी पर है, तो इसका हलों की संख्या समझ लीजिए कितना होगा, अनगिनत होगा। उसके बाद समानांतर, एक आलेख ऐसे गया और दूसरा ऐसे आया, यानी कि ये दो हमेशा समान अंतर पर गुजरते चला गया, कहीं टच नहीं किया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समानांतर कोई हल नहीं। ओके, एक चीज और दिखाते हैं, ये एक अक्ष होता है, एक अक्ष पे वक्र जितनी बार काटता है ना एक अक्ष को, देखिए कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो इस चित्र में शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न उठाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद द्विघात में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएंगे। अब आप लोग देखने वाले हैं द्विघात। चलिए अब आप लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो हीरो है वो है विवेचक। इसका मूल रूप मैंने बहुपद में बताया था, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। और समीकरण है तो इक्वल टू 0 होगा, समीकरण है तो इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मेन होता है विवेचक। विवेचक को दो नामों से जानते हैं, एक कहते हैं या विविक्तर, इसे कैपिटल D से सूचित किया जाता है। और विवेचक का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो आपको कोई प्रश्न दे दे और कहे कि इसका विवेचक बताएं, जैसे आपको एक समीकरण दे दिया कि 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो D बताएं, यानी कि क्या बताएं, विवेचक या विविक्तर बताएं। तो देखिए आप यहाँ से a b c निकाल लीजिए, क्योंकि ये देखिए प्रारूप x² के पास a होता है, x के पास b होता है, अंत में c होता है। तो यहाँ आप लोग बताइए तो a कितना होगा, 3 होगा, b कितना होगा, 4 होगा, c कितना होगा, 1 होगा। और इस सूत्र पे डाल दीजिए, देखिए कैसे, d बराबर करें ना b² माइनस 4ac, तो हम लोग b को इसको कहेंगे जी, ये 4 है ना, तो ये -4 इसका b हो गया, माइनस 4 दे दीजिए और a की जगह पे 3 लिख दीजिए और c की जगह पे 1। तो इस तरह से 4 चौका 16, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस 4 तिहाई 12, क्या है आपका विवेचक 4। एक नंबरिया में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मूल वास्तविक, मूलों की प्रकृति पूछेगा, मूलों की प्रकृति। देखिए मूल की प्रकृति पूछेगा आपसे, मूल की प्रकृति यानी कि मूल कैसा होगा, किस शर्त पर। देखिए यहाँ एक हम शर्त लिख रहे हैं नंबर 1 में b² माइनस 4ac
का मान, यानी कि हम ऐसे हल करें और उसका मान अगर 0 हो गया तो आप कहेंगे मूल की प्रकृति होगा वास्तविक और समान। वास्तविक और समान यानी वास्तविक और बराबर। यदि 2 नंबर में शर्त कहे कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा, इस परिस्थिति में होगा वास्तविक और असमान। असमान मतलब बराबर नहीं। देख रहे हैं, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए इसका वैल्यू तो ये होगा वास्तविक और असमान। अगर तीसरा कहे कि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा, क्योंकि इधर घेरते तो वही मान बड़ा होता है, तो यानी इस पूरे वैल्यू से 0 बड़ा हो गया, यानी कि 0 से यह मान छोटा हो गया, तो इस परिस्थिति में मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं होगा। देखिए ये शर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शर्त, और इसे एक नंबरिया बनाने की पूरे चांसेज है, तो इसे आप पूरे गौर से देखें। और ये विविक्तर से प्रश्न बनाएगा, इसे भी तनी 1-2 बार आप बनाकर मॉडल सेट से, प्रैक्टिस सेट से या कोई क्वेश्चन किताब से आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके मूल के सूत्र को देखेंगे। मूल सूत्र क्या होता है, तो ये होता है -v प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा मूल। और यहाँ a b c जो भी प्राप्त होने वाला है वो कहाँ से होने वाला है, वो प्राप्त होगा, तो आप मूल को देख लीजिए। इसका सूत्र होता है, तो द्विघात समीकरण में ये आपको एक नंबरिया यानी वस्तुनिष्ठ के लिए काफी है। इतना आ रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलने वाला है और मिलेगा, इससे ज्यादा बिहार बोर्ड नहीं बनाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समानांतर श्रेणी की तरफ। समानांतर श्रेणी एपी, चलिए आप लोग को लग रहा होगा कि क्लास लंबा हो रहा है तो काम तो हो रहा है ना। समानांतर, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोला जाता है। ठीक है, एपी आप लोग टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो कोई समानांतर श्रेणी, सब जगह एपी एपी लिखा हुआ है। अब वहीं आप लोग भारतीय गणित की किताब पढ़ेंगे तो हर जगह समानांतर श्रेणी। दोनों नाम को याद रखिए, क्योंकि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोसेसियर, इसका अंग्रेजी का ये हिंदी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें जो मेन चीज होता है ना कि सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि श्रेणी समानांतर में है कि नहीं है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कौन सा श्रेणी समानांतर में है कि नहीं है। आप लोग यहां ध्यान से देखिए, देखिए आपको देखिए 1 2 3 4 पद है, इसको T1 T2 T3 T4 से सूचित कर सकते हैं। T1 T2 T3 T4, ये T1 T2 T3 T4। एक सूत्र होता है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। जितने पद में ना इस वैल्यू इस सूत्र पे बैठा लीजिए, यानी कि दूसरे में से पहला घटाइए, यानी इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा बताइए तो 3। 9 में से 6 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3। सभी जगह अंतर समान आ रहा है, तो ये क्या है, समानांतर श्रेणी है। उसी तरह यहाँ देखिए 5 में से 3 गया, 2 बचने वाला है। 7 में से 5 गया, 2 बचने वाला है। 9 में से 7 गया, 2 बचने वाला है। यहाँ भी अंतर समान है, ये भी समानांतर श्रेणी में है। यहाँ देखते हैं 4 में से 3 गया, बचेगा 1। 7 में से 4 गया, बचेगा 3। देखिए अंतर गड़बड़ा गई है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। सबसे पहले तो श्रेणी पहचान लीजिए। श्रेणी पहचानने के बाद जो आपको प्रश्न उठाएगा उसको देख लीजिए कैसे उठाने वाला है। आपको ये सूत्र याद रखना है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां
Tn को बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है? अंतिम पद। A को बोला जाता है प्रथम पद। N को बोला जाता है पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या। D को बोला जाता है पदांतर, पदांतर या सर्वांतर। ठीक है, ये दो नामे हैं। आप इस सूत्र को, ये संकेत को देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, अगर आपको एक प्रश्न दे दे कि 3, 7, 11 डैश डैश का 20वां पद बताएं, 20वां पद बताएं, एक प्रश्न भी कर देते हैं। तो आप ए बराबर क्या घोषित करेंगे? पहला यानी 3 प्रथम पद यानी 3। बी बराबर दूसरे में से पहला घटाइए, 7 में से 3 गया 4, और एन बराबर कर रहा है 20वां। तो सूत्र से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन होता है। तो ए का मान कितना है? 3 प्लस एन कितना है? 20 में से 1 घटाइए, 20 में से 1 घटाइए, और इंटू डी तो हमें नहीं पता है, और टीएन हमें नहीं पता है, डी तो पता है ना जी 4, और टीएन नहीं पता है, और इसलिए हम यहाँ लिखते हैं यानी कि 3 ये प्लस 20 में से 1 गया 19 चौका कितना होता है जी? 76 होता है का, और यहाँ टीएन तो इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 79, यानी कि 20वां पद कितना होगा? 79 होगा। ओके, तो ये समानांतर श्रेणी के एक सूत्र था। दूसरा सूत्र होगा, इसको देख लीजिएगा, दोनों सूत्र में ये काम आने वाला है। दूसरा सूत्र आपको समानांतर श्रेणी में मिलेगा, दूसरा सूत्र होगा एसेन का। एसेन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये सूत्र को आप याद कर लीजिए, और कोई भी श्रेणी मिले तो उसमें से ए डी एन निकाल कर यहाँ पे रख दीजिए, हल कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग समानांतर श्रेणी के बाद जो पढ़ेंगे उसको, ऐसे तो आप लोग को पाइथागोरस ट्रिक तो याद ही होगा। पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिक समकोण त्रिभुज पे ये सेट होता है पाइथागोरस ट्रिक ना। मान लीजिए इसको आप लोग ABC नाम रख दिए, तो यानी AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर AB यानी लंब का स्क्वायर और जोड़ BC यानी आधार का स्क्वायर। ये याद रखेंगे। सूत्र कभी पूछता है या AB BC का मान देकर AC पूछ लेता है, तो ये भी बहुत आसान होने वाला है। उसके बाद आप पढ़ोगे तो अब हम लोग देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए एक वृत्त बनाते हैं, चलिए ये वृत्त मान लीजिए वृत्त है, और किसी बाह्य बिंदु से प्रश्न होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब छूती हुई गुजरे, एक स्पर्श रेखा ये खींच लिया, तो एक तो हो गया। दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो मैं या आप एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2, मात्र 2। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिला लें, हाँ जी, यहीं पे ना कट रही है दोनों, तो ये अगर नामकरण कर दें O A B, तो इस परिस्थिति में आप O से A यानी कि OA जितना लंबा होगा उतना ही होगा OB।
तो यहाँ ये भी प्रश्न होता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है जी, समान होती है, असमान होती है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे, समान यानी बराबर होती है। ठीक है, ये वृत्त से और एक दो प्रश्न देख लीजिए। अगर वृत्त, ये वृत्त हो, ठीक, इसका ये केंद्र हो, वृत्त की ये सब क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, जीवा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो अनगिनत जीवाएं हो सकती है। अनगिनत जीवा, वृत्त में, एक वृत्त में अनगिनत जीवा होती है, अनगिनत, याद रहेगा। दूसरा प्रश्न होगा कि किसी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, किसी वृत्त की केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यास। ठीक है, सभी मीटर हम लिख नहीं रहे, लेकिन मेरी बातों को जरूर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने वाली बात है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। अब दूसरा टर्म, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को व्यास क्या कहते हैं, व्यास। आप देख लीजिए, इससे बड़ा तो और कोई नहीं होने वाला है, सब इससे बाकी सब छोटा होने वाला है। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। तो ये इससे प्रश्न बन सकता है। अब हम लोग देखेंगे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 10 के लिए। नियामक ज्यामिति आप देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन में कम से कम आपको 12-13 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। मैंने खुद गिना है प्रीवियस क्वेश्चन यानी 2021 में। तो आप सबसे पहले एक चतुर्थांश ले लीजिए, चतुर्थांश ले लीजिए। आप लोग को मैं बता दूं, चतुर्थांश में 2 अक्ष होते हैं, एक ये और एक ये। जो ऊर्ध्वाधर यानी सीधा रहता है ना, उसको बोला जाता है वाई अक्ष, और जो ये क्षैतिज तल में रहता है ना, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। और ये दोनों जहां कटते हैं उसको ओ पर काटते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और ओ से जब एक्स बाएं आता है तो इसको बोला जाता है एक्स डैश। वाई जब ओ से नीचे आता है तो इसे बोला जाता है वाई डैश, ठीक है। इसमें संख्या का अगर निर्धारण कर लिया जाए तो ये होगा 1 2 3 4, इसमें भी कर लीजिए 1 2 3 4, और इसमें भी कर लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ 0 के जैसे ही एक्स बाएं आएगा ये माइनस में होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ जब वाई 0 से नीचे आएगा तो ये भी क्या होगा, माइनस में होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। चतुर्थांश में कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। अब आपको मैं बताऊं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो 4 गो खंड में बांट देते हैं, ये 4 खंडों में बांट देते हैं। दिख रहा है आप लोग को? देखिए, पहले को प्रथम पाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पाद, ओके। इसको बोलेंगे द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे तृतीय पाद, तृतीय पाद, और इसे बोलेंगे चतुर्थ, चतुर्थ पाद, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब बताइए, ये जो हिस्से यानी जगह का निर्माण हुआ है, इसमें वाई अक्ष और एक अक्ष के मिलकर बना है, तो ये दोनों अक्ष जो है दोनों इसमें प्लस में, ठीक है। इसमें देखिए एक्स अक्ष क्या है, माइनस में, वाई अक्ष क्या है, प्लस में। इसमें आते हैं तो इसमें एक्स अक्ष क्या है, माइनस में है, वाई अक्ष भी माइनस में है। इसमें आएंगे तो एक्स अक्ष क्या है, प्लस में है, और वाई अक्ष किसमें, माइनस में है, ठीक। तो आपसे प्रश्न होगा कि प्रथम पाद की चिन्ह होती है
तो बोलिएगा प्लस प्लस। द्वितीय पाद की चिन्ह होती है माइनस प्लस, तृतीय पाद की चिन्ह होती है माइनस माइनस, चतुर्थ पाद की चिन्ह होती है प्लस माइनस। ओके, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। देखिए, जहां एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 0 0। आपको मैं निर्देशांक लिखना सिखा दूं। देखिए, निर्देशांक जो लिखा जाता है, निर्देशांक यह एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है। पहले एक्स फिर वाई, यानी कि पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। और इसको भाषा में लिखिएगा तो लिखिएगा भुज कोटि, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं जी? भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी को गौर से देखना है आप लोग को। अगर आपको कहा जाए कि -3 और -4 किस पाद में है, तो बताइए। -3 और 4, क्योंकि यहाँ चिन्ह हम बाहर करें तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो किस पाद में दिख रहा है आपको? द्वितीय पाद। तो पहला प्रश्न किसी निर्देशांक से बनाएगा तो पूछेगा कि किस पाद में। दूसरा प्रश्न जब पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए कि -3 और 4 का भुज कितना है। तो भुज का मतलब x का मान, और x क्या होता है? शुरू में होता है तो -3। आपसे पूछ देगा कोटि, तो कोटि कितना है जी? कोटि बताइए 4 है। ठीक है, तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और मैं आप लोगों को सिखा दूं कि मूल बिंदु से किसी भी चीज की दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी, तो इसके लिए सूत्र होता है √x² जोड़ y², यानी भुज का स्क्वायर जोड़ कोटि का स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रश्न कर दें हम, मान लीजिए कि ग्राफ पर आप देखोगे तो ये दोनों कटेगा जहाँ, उसको क्या कहेंगे? 2 2 कहेंगे। और ये है मूल बिंदु, ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इसकी दूरी निकालने के लिए इस वैल्यू को इस सूत्र में रख दीजिए। तो सूत्र में जब रखेंगे तो x कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर। y कितना है? तो y भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 4 कितना हो गया? √8। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2√2। तो ये है नियामक ज्यामिति। पूरा देखिए एकदम गौर से, इससे आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बनाता है, और इससे आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति में ठीक है, मैं जो कंटेंट का नाम लिख रहा हूं, पहला होने वाला है वृत्त, दूसरा होने वाला है घन, तीसरा होने वाला है घना, चौथा बेलन, उसके बाद शंकु, शंकु के बाद होने वाला है गोला। देखिए यही क्षेत्रमिति है, 10वीं क्लास में यही क्षेत्रमिति है। वृत्त है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है। तो बारी बारी में हम एक एक मिनट में सबको बता दे रहे हैं। देखिए वृत्त में सबसे पहले वृत्त की बात करें तो यहाँ मैं खींच देता हूँ इसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इसकी परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। इस वृत्त में एक चीज और आता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में आपको क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल तो ये क्या होता है? 1/2 πr²। उसके बाद परिधि, परिधि, तो परिधि क्या होता है?
पाई प्लस 2 इंटू आर। देखिए ये वृत्त और अर्धवृत्त, आपको मैं आर की वैल्यू दे दूं 7, तो आप बताओ यहाँ 7 रखकर इसका वैल्यू का मान तो निकालने आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूत्र है, ये सब सूत्र है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नीचे, आप देख लीजिए त्रिज्याखंड में, त्रिज्याखंड तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई में होता है पाई आर थीटा बटे 180। उसके बाद एक लघुखंड होता है, तो ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद घन में बात करें, घन में तो घन तो आप लोग जानते ही हैं घन कैसा होता है, पहले प्रारूप देख लीजिए, घन का फिगर कैसा होता है ये देख लीजिए। ये क्या है, घन है, ओके घन है। तो आपको इसमें घन की घन के किनारा 12 होता है, ठीक है। सतह जो होता है 6 होता है, शीर्ष जो होता है ये 8 होता है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। आयतन जो होता है वो होता है L3। उसके बाद विकर्ण तो ये होता है √3L होता है। अब आप बताओ घन का किनारा अगर 4 हो तो सब 4 ही ना होगा, क्योंकि घन का सभी भुजा बराबर होती है और आपको किनारा मिल गया, तो यहाँ किनारा के एल की जगह पे किनारा रख दीजिए 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 16 छक 96, पृष्ठ क्षेत्रफल 96 हो गया। किनारा 4 है, तो अगर कह दिया कि घन का किनारा 4 है तो उसका आयतन बताइए, तो 4 यहाँ रख दीजिए, तो 4 का क्यों क्या होता है 64, आयतन 64 हो गया। उसी तरह यहाँ एल का मान 4 रख दीजिए, तो 4√3 हो गया। अब बताइए ये घन क्लियर हो गया आपका। उसके बाद घनाभ जो होता है आयताकार होता है, ओके आयताकार होता है, थोड़ा ठीक से बनाया जाए इसको। घनाभ आयताकार होता है, देख सकते हैं आप लोग, ये घनाभ का फिगर है, चित्र है। और देखिए घन और घनाभ में बस यही अंतर है कि इसकी सतह आयताकार होती है और इसकी सतह वर्गाकार होती है। बाकी इसमें भी 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होते हैं और शीर्ष 8 होते हैं, सेम बातें होती है। अब इसमें जो बीमा होती है ना, बीमाएं, इसकी बीमाएं जो होती हैं 3 होती है, 3 बीमाएं। कौन कौन, एगो लंबाई, एगो चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो इससे संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बीमा, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। आयतन क्या होगा, आयतन LBH। उसके बाद विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होगा √L² प्लस B² प्लस H²। तो आप लोग देख लीजिए ये मात्र 3 सूत्र हैं और आपको तो देख लीजिए घनाभ हो गया। अब हम लोग करेंगे बेलन को। आपको बेलन का चित्र देख लीजिए, ऐसे होता है बेलन, इसका सतह जो होता है वृत्ताकार होता है, ओके इसका सतह कैसा होता है वृत्ताकार। और वृत्त जब सतह वृत्ताकार होगा तो यहाँ त्रिज्या होगा, यानी यहाँ R होगा और ये क्या होगा H होगा। तो इसमें हम सूत्र बनाने जाएंगे, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा 2πRh। संपूर्ण पृष्ठ जो होगा इसका ये होगा 2πR × R प्लस H। और आयतन जो होगा ये होगा πR²H। अब देखिए आपको बस सूत्र याद हो और इसमें R और H दिया जाए तो मान रखकर कैलकुलेशन करने आ जाए, बस इतना ही काफी है, ठीक है। तो हम लोग शंकु और गोला को इसे साफ कर देते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग।
शंकु जो होता है उसका फिगर कुछ इस टाइप से होता है। देखिए ये इसका भी आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, इसमें ऊंचाई होता है, ये एल होता है, इसको एच कहते हैं, और यहाँ तो आर है, ये समझ रहे हैं। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है पाई आर। इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल, और इसका आयतन जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए इसमें करना है क्या है, आपको परीक्षा में आर का वैल्यू देगा, एल का वैल्यू देगा, इसे रख देंगे इसमें और हल कर देंगे। चूंकि आप जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14, तो पाई का मान रख दीजिएगा, आर और एल देगा, रखकर गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद गोला, गोला में आपको, गोला तो जानते हैं, गोला में आपको पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ, और ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आयतन, आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद इसका अर्धगोला होता है, अर्धगोला, अर्धगोला में इसका पृष्ठ होता है, पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सूत्र क्यों लिखवा रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछ रहे, गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है तो आपको भर देना है 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आप सभी जानते हैं, त्रिकोणमिति का अगर खंडन किया जाए तो त्रि जोड़ कोण जोड़मिति, त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब 3 कोण, अमिति मतलब आप 3 कोणों का माप। एक त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे, तो इसमें समकोण त्रिभुज की चर्चाएं होती है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, लंब। तो कर्ण को A से सूचित किया जाता है, आधार को B से सूचित किया जाता है, और लंब को P से, ओके। तो यहाँ एक सूत्र बनता है कि H बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b बराबर √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और p बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। ये सूत्र होता है। उसके बाद आपको 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक। 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियों को हम लोग भुजा के अनुसार उसका सूत्र को अरेंज करेंगे, क्या, क्योंकि सूत्र रहेगा तो हम उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा जो होता है ये होता है p/h, कॉस थीटा जो होता है ये होता है p/h, टेन थीटा जो होता है p/p होता है, और कॉट थीटा जो होता है ये b/p होता है, सेक थीटा जो होता है ये h/b होता है, कोसेक थीटा जो होता है
यह कोसेक थीटा जो होता है h/p होता है। ठीक, अब मैं इसको कहूँ तो आपको यहाँ बता दिया हूँ कि लंब को आप लोग p कहोगे, कर्ण को h और आधार को b कहोगे। तो इस अनुसार इसका sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण हो रहा है ना, इसको देख लेंगे। इसका मैं शॉर्टली एक ट्रिक देता हूँ, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का एक शॉर्टली ट्रिक है जो आप इन सभी को एक ही शब्द में इसे याद कर सकते हैं। एल से लंब पढ़िएगा, ए से आधार, एल से लंब, ये के से कर्ण, कर्ण आधार। तो देखिए साइन कॉस टेन, साइन के लिए लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। ओके, उसके बाद आप क्या करिएगा कि अब इसको उलट दीजिएगा। उलट देना है, कॉट के लिए क्या करिएगा, पहले इसको बोलिएगा आधार बटे लंब, से के लिए कर्ण बटे आधार, कोसे के लिए कर्ण बटे लंब। हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकली सूत्र है। इसके कुछ सूत्र और होते हैं। आप लोग मान सारणी तो याद किए होंगे ना जी, देख लीजिए। साइन 6 निष्पत्तियों को हम लोग अरेंज करेंगे और यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ होता है साइन कॉस 10 के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक। ओके, कॉसेक। तो इसमें देखिए ए को आपको याद करना है। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने इसे समझाया था कि ए को बस वैल्यू पुट करना शुरू कर लीजिए। लो सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए क्योंकि यहाँ साइन के सामने पड़ जा रहा है। ये 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये एक याद हो गया। उसके बाद क्या करिए ना, कॉस का उधर से मान बैठाते हैं जी, उधर से मान बैठाइए। उधर क्या है पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, फिर इसको यहाँ लाइए 1/2 और 0। ओके, अब 10 के लिए क्या किया जाता है ना, 10 के लिए एक सूत्र होता है। 10 के लिए tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। ओके, तो इतना बटे इतना, तो 0 से भाग देंगे तो इसको कह देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ओके, और यहाँ ये जब भाग देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, केवल क्या होगा 1/√3, 1/√3। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ केवल √3 होगा और ये भी क्या होगा अपरिभाषित। ये संकेत होता है अपरिभाषित। उसके बाद कॉट में इसको इधर से बैठाना शुरू कर दीजिए। ठीक, √3, 1/√3 और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद सेक में, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये पलट जाएगा 2/√3 और ये क्या केवल √2 और ये 2 ऊपर 1 नीचे तो केवल 2 और यहाँ क्या होगा अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद इसको उल्टा करते हैं, यहाँ इस मान को यहाँ बैठाइए, इसको यहाँ ऐसे करते आ जाइए 0 यानी अपरिभाषित, 2√3, 2/√3 और 1। तो मेरे द्वारा आपने क्या सीखा कि केवल साइन का वैल्यू याद हो तो बाकी सब आराम से भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो शेष सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये जो मैं सूत्र लिखने वाला हूं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहला सूत्र। दूसरा,
साइन को अगर इधर है कि कॉस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा अगर आप साइन थीटा इंटू सेक नहीं कोसेक थीटा बराबर 1 जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ये कोसेक गुना और यहाँ इधर आके क्या कर लेगा भाग 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक, अगर कोसेक थीटा की बात करें तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह सेक कोसेक इंटू सेक कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ओके, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो 8वां सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। और 9वां सूत्र हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ओके, इसके बाद 10वें नंबर पे सूत्र बनेगा आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा। ओके, और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कोट थीटा तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए इसे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, 14वां सूत्र हो जाएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 16वां सूत्र हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब आप लोग यहाँ एक और सूत्र कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 18वां सूत्र हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 19वां सूत्र हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये जो है ना डिटेल सूत्र हो गया और इसी में से डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है वस्तुनिष्ठ में। ओके, अब छोटा सा और सूत्र बचा हुआ है 2-4 इसमें का, इसके लिए मिटा दिया जाए इसे। देखिए एक होता है साइन थीटा इंटू नहीं साइन थीटा नहीं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। ओके, उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति में इससे अधिक सूत्र नहीं होता है और आपको जब इतने याद है ना तो त्रिकोणमिति का वस्तुनिष्ठ आपसे बाउंस नहीं होने वाला है। ओके, अब आप लोग को ले चलते हैं हम सांख्यिकी को देख लिया जाए। ठीक है, सांख्यिकी
सांख्यिकी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तोड़न, उसके बाद पढ़ते हैं माध्य। माध्य में माध्य होता है, फिर माध्यक, इसी को बोला जाता है माध्यिका। ओके, माध्यक या माध्यिका। और तीसरा होता है बहुलक। देखिए माध्य के लिए सूत्र होता है, माध्य को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है और ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, और माध्य अगर मान लीजिए 15 और 17 का समानांतर माध्य पूछ दिया तो आप लोग क्या करने वाले, दोनों को जोड़िए, 15 और 17 और 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना होने वाला है, ये 32/2 हो गया 16। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 17 दे तो दोनों को जोड़कर 2 से, अन्य संख्या 2 दे तो उसे भी 2 जोड़कर 2 से भाग लगा लीजिएगा। उसके बाद माध्यिका के लिए संकेत जो होता है वो एम होता है, एम। और एम के लिए सूत्र बनता है L + n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने I। जहां बस सूत्र याद करिए, जहां तो पूछने वाला नहीं है उसमें सूत्र आपको याद हो जाए और इसमें वैल्यू पुट करने आ जाए तो दीर्घोत्तरीय बनेगा और ये लघुत्तरीय के लिए। और आपको एक मैं आंकड़ा दे दूं कि इसका माध्यिका बताइए, माध्यिका तो आप क्या करिएगा ना, एक क्रम में सजा लीजिए, 3 3 5 6 7, क्रम में सजाने के बाद बीच में कौन आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका। अब बात आती है बहुलक की। बहुलक को एम ओ से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है L + FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। ये सूत्र याद होना चाहिए क्योंकि सूत्र आपको भरने के लिए दे सकता है। और एक आंकड़ा ले लिया जाए, 3 7 3 8 3 6 3 और कहें कि इस आंकड़े का बहुलक बताइए, इस आंकड़े का बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है कि वह चरमान जो सबसे अधिक बार आया हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो इसमें बताइए तो आंकड़ा में सबसे अधिक बार कौन संख्या है, 3 आया ना जी, 3 कितने बार है, 4 बार। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 4। ओके, अब बात आती है प्रायिकता की। तो नीचे यहीं पे मैं प्रायिकता लिख देता हूं, प्रायिकता। प्रायिकता में जो प्रश्न होने वाले हैं उसको देखिए। प्रायिकता है, प्रायिकता होगा, देखिए प्रायिकता होगा, इसके लिए आपको संकेत मिलना चाहिए 0.5, 0.347 या 3/5 या 100/150, ऐसे कुछ होगा तो प्रायिकता होगा। यानी कि कहने का मतलब है प्रायिकता एक से अधिक नहीं होता है। प्रायिकता का मान जो होता है 1 से अधिक नहीं होता है। इन चारों में देखें तो 1 से अधिक किसी का मान है नहीं है। प्रायिकता कौन नहीं होगा, नहीं होगा कौन, प्रायिकता नहीं होगा कौन, आपको कह दिया 1.5 -3 या 3 या 7/3 या 15, ये सब क्या होने वाले हैं, प्रायिकता नहीं होगा। क्योंकि देखिए 1 से अधिक है, ये माइनस में है, ये 3 है, ये 3 से भाग लगेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, ये 15, ये प्रायिकता नहीं होगा, ये प्रायिकता होगा। और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और दूसरी बात, कुछ प्रायिकता के बारे में मौखिक सुन लीजिए कि प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना को जोड़ेंगे तो मान आता है 0। प्रायिकता होगा 1 या 1 से कम, 1 से अधिक किसी भी परिस्थिति में प्रायिकता नहीं होता है। अब उसके अलावे अगर आप सब्जेक्टिव में जाएंगे तो 2 सिक्का, 1 सिक्का, पासा और
पासा के अलावा ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग डिटेल देख लेंगे। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों ने लंबा क्लास तो लिया, लेकिन A to Z सभी मेथड को सब्जेक्ट इसमें शामिल किया। आपको लग रहा है कि अब गणित में कोई मेथड छूटा हुआ है? नहीं। और इतना जब याद है तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर होने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस क्लास में आप पूर्ण रूप से जितने गणित में सूत्र थे, उसके मुख्य पॉइंटें थी, उसके इर्द गिर्द जो बातें थी, हमने आपको सिखाया। और इस क्लास के द्वारा आपको बिल्कुल ही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं होंगी। तो मैं इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।